हम्म, लिखो क्वेश्चन लिखो वहां पे। अ नैरो ट्यूब, a narrow tube completely filled with a liquid, a narrow tube completely filled with a liquid lying on a series of slender, lying on a series of slender as shown in figure. Assuming no sliding इस तरह से गिवन है डायग्राम। और यहां पे इस तरह स्लेंडर्स दिए। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, अ नैरो ट्यूब इज कंप्लीटली फिल्ड विथ अ लिक्विड इज लाइंग ऑन अ सीरीज ऑफ स्लेंडर एज शोन इन फिगर, assuming no sliding between any surface, the value of acceleration of the cylinder for which the liquid will not come out of the tube from anywhere is। तो यहां पे ये लेंथ दी है L और ये लेंथ दी है वहां पे H। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो सिलेंडर है उसके सेंटर का एक्सेलरेशन गिवन है। सर लैग हो रहा है। देखो अभी भी हो रहा है क्या? मैं वीडियो ऑफ करूं फिर? बोलो लैग कर रहा तो मैं वीडियो ऑफ करूं? नो सर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे कि जो ट्यूब है, ट्यूब को हमने सिलेंडर के ऊपर लाके प्लेस किया और सिलेंडर हमारा रोल कर रहा है। कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। और इस पूरे सिलेंडर, इस पूरे ट्यूब में लिक्विड को लाके फिल किया गया। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब ये ट्यूब एक्सेलरेट कर रहा है तो बताओ लिक्विड कहीं से भी बाहर आ रही है क्या? क्वेश्चन में बोल रहा है assuming no sliding between any surfaces, the value of acceleration of the cylinder for which the liquid will not come out of the tube from anywhere is। तो किसी भी साइड से लिक्विड हमारी क्या हो रही है, बाहर नहीं निकल रही है। अब बताओ अगर लिक्विड बाहर नहीं निकल रही, इसका मतलब वाई एक्सिस के अलोंग लिक्विड रेस्ट में है कि नहीं है? यस सर। यस सर। अच्छा अब यहां पे बताओ, यहां पे इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है? पी नॉट। पी नॉट। यहां पे प्रेशर कितना है? पी नॉट। अच्छा अब लिक्विड अगर वाई एक्सिस के अलोंग रेस्ट में है और यहां पे हमने कोई पॉइंट मार्क किया, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं तो? बताओ जो मैंने डॉट मार्क करा है उस पॉइंट का जो प्रेशर होगा, अगर वाई एक्सिस के अलोंग जाओगे बताओ यही लिखोगे, नहीं लिखोगे? P इक्वल्स टू कितना लिखोगे? P नॉट प्लस रो एल इंटू जी इंटू एच। यस सर। अच्छा एक्स एक्सिस के अलोंग चलो जरा, बताओ एक्स एक्सिस के अलोंग लिक्विड एक्सेलरेट कर रही नहीं एक्सेलरेट कर रही है? और लिखवाया था जिस डायरेक्शन में लिक्विड एक्सेलरेट करेगी उसके ऑपोजिट जाने प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग जाओगे तो प्रेशर मिलेगा P डैश उस पॉइंट पे, और P डैश की वैल्यू होगी P नॉट प्लस क्या लिखवाया था, अगर ऑपोजिट जाओगे तो क्या चीज ऐड करेंगे? रो एल
इंटू डिस्टेंस इंटू एक्सेलरेशन। और ध्यान ना, स्लेंडर की अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए है तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 2a होगा कि नहीं होगा? Yes, अब sir. प्योर रोलिंग की प्रॉपर्टी यूज करो तो यहां पे यूज होगा रो एल इंटू एल इंटू 2a। इसको बोलो इक्वेशन 1, इसको बोलो इक्वेशन 2। और हमें मालूम है कि प्रेशर आइसोट्रॉपिक है तो हर डायरेक्शन में प्रेशर वहां पे क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अब इक्वेट कर दो वहां पे P डैश इक्वल्स टू P को वहां पे। सर हाँ बोलो। सर वहाँ पे x के वहाँ पे ऐड क्यों किया पी नॉट प्लस? क्या बे पी टोटल नॉट प्रेशर प्लस लेते रो। ना, इस पॉइंट का प्रेशर कितना है, यहाँ पे प्रेशर कितना मिलेगा ये तो मुझे पी नॉट। लिक्विड के कारण ही हम टोटल प्रेशर कैलकुलेट करें तो वहां प्रेशर पी नॉट, पीछे गए तो वहां पे हो जाएगा पी नॉट प्लस क्या होगा रो एल इंटू एल इंटू ए, रो इंटू एल इंटू ए। अब एल वहां पे डिस्टेंस होता है और एक्सेलरेशन वहां पे ट्यूब का लिया जाता है और ट्यूब का एक्सेलरेशन वहां पे क्या होगा 2a होगा। पी डैश और पी को इक्वेट करो और बताओ रिलेशन क्या निकल के आ रहा है। हमें एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है GH/2l। Yes, लेकिन sir. एक ऑप्शन इसमें GH/L भी है और वो गलत हो जाएगा अगर तुम केवल एक्सेलरेशन ए लेके चलोगे। प्योर रोलिंग की प्रॉपर्टी याद है कि नहीं याद है? प्योर रोलिंग की प्रॉपर्टी थी कि अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM होता है तो टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन ट्वाइस ऑफ ACM होता है। बताओ ये प्रॉपर्टी याद है कि नहीं याद है प्योर रोलिंग की? Yes, sir. तो उसी प्रॉपर्टी को यहां पे मैंने यूज किया है। रब करें सर? Yes, sir. देखो एक क्वेश्चन और लिखा है ऐसे, लिख लिया ना इतना? यस सर। रब करो ना, इसे हटा दो ना। सर वो यस सर। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? सर वो होमवर्क के क्वेश्चंस डिस्कस करो ना। हाँ एंड में करते हैं, रुपए। यस सर। फिर देखो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे, अ यूट्यूब ऑफ बेस लेंथ L, a U-tube of base length L filled with same volume of two liquids of density rho and 2 rho. A U-tube of base length L filled with same volume of two liquids of density rho and 2 rho is moving with an acceleration A. Is moving with an acceleration A on the horizontal plane as shown in figure. लिखा इतना वहां पे, rho and 2 rho is moving with an acceleration A on the horizontal plane as shown in figure. If the height difference between the two surfaces becomes 0, then the height h is given by. देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे हमारे पास एक यूट्यूब है, अच्छा यूट्यूब में हमने क्या किया है, दो इक्वल वॉल्यूम के लिक्विड फिल किए। मैं फाइनल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं और बाद में एक्सप्लेन करता हूं जरा। इस तरह से वहां पे दो लिक्विड लाके फिल की गई है। ये डिस्टेंस दिया है वहां पे L, इसको हम एक्सेलरेट करा रहे हैं राइट की ओर और ये हाइट दी है h। तो इस तरह से डायग्राम वहां पे गिवन है। ये डायग्राम कब दिया हुआ है? ये डायग्राम दिया हुआ है जब ट्यूब को हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं।
अच्छा अब ये बताओ मुझे, अगर ट्यूब एक्सलरेट नहीं करता तो क्या होता? बताओ, तब वहां पे दोनों लिम्ब में लिक्विड की हाइट सेम होती क्या? अबे अगर ट्यूब एक्सलरेट नहीं कर रहा होता, दोनों में लिक्विड का, देखो दोनों लिक्विड की क्वांटिटी सेम है कि नहीं है? Yes, sir. लेकिन एक की डेंसिटी क्या है? Twice. ज्यादा है, और एक की डेंसिटी कम है। तो एक्चुअली अगर देखोगे ना, तो डायग्राम इनिशियली ऐसा होना चाहिए। अच्छा, मैंने जब इस तरह से डायग्राम ड्रॉ किया, तो जो ब्लू वाली लिक्विड है, उसकी हाइट कम रखी कि नहीं रखी? यस सर। और ये क्यों हो सकती है? क्योंकि इसकी डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा। तो यहां पे डेंसिटी अभी 2 रो होना चाहिए, और यहां पे डेंसिटी रो होनी चाहिए। अबे हाँ या ना? यस सर। अच्छा, लेकिन जैसे ही हम इस ट्यूब को एक्सलरेट कराते हैं, तो मैंने क्या लिखवाया था, जैसे ही हम एक्सलरेट कराएंगे, तो अगर हम लेफ्ट की ओर जाते हैं ऑपोजिट टू एक्सलरेशन, तो प्रेशर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? Yes, sir. अब बताओ, यहां पे अगर मैं 2 पॉइंट मार्क करूं, तो किस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा? आगे वाले पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा या पीछे वाले प्रेशर पे ज्यादा होगा? पीछे वाले। Picture. अब बताओ, पीछे वाले पे अगर प्रेशर बढ़ गया, तो वहां पे लिक्विड कॉलम की हाइट भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस सर। Yes, तो sir. जो डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग इस लिक्विड की डेंसिटी 2 रो होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं बोली गई है कि कौन सी लिक्विड की डेंसिटी रो है, किसकी 2 रो है। तो वो हमें खुद समझना है कि राइट वाले लिम्ब में रो होगा या 2 रो होगा। अच्छा, इसका उल्टा होता तो क्या होता? अभी अगर Acceleration left में होगी. वाली लिक्विड अगर राइट लिम्ब में होती और लाइटर वाली लेफ्ट में होती, तब तो लेफ्ट वाले में प्रेशर और बढ़ता, प्रेशर और बढ़ता तो हाइट और बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती? Yes, sir. तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग राइट लिम्ब में रो होना चाहिए और लेफ्ट लिम्ब में 2 रो होना चाहिए। अब कैलकुलेट करो, कैलकुलेट क्या करना है वहां पे हमें? हाइट डिफरेंस 0 है, तो हमें एक्सेलरेशन ए कैलकुलेट करना है। मतलब एक्सेलरेशन ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पे अगर मैंने मान लिया प्रेशर P1, बताओ P1 को क्या लिखोगे वहां पे? P naught plus. P0 प्लस रो इंटू जी इंटू एच। अच्छा, इस पॉइंट का जो प्रेशर है, इस पॉइंट का प्रेशर मान लो P2। P2 मैंने प्रेशर माना है इंटरफेस का। बताओ P2 को P1 से कैसे रिलेट करें? हम एक्सेलरेशन के ऑपोजिट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? यस सर। तो हम इक्वेशन क्या लिखें? हम इक्वेशन लिखें P1 प्लस क्या चीज ऐड करें? रो इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो गया? L/2 इंटू ए। यस सर। बताओ P2 आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अब यहां पे पॉइंट लो जिसका प्रेशर P3 है। बताओ P3 और P2 में रिलेशन क्या है? P3 और P2 को रिलेट करना होगा तो P3 को हम लिखेंगे P2 प्लस, फिर से हमें ऐड करना है रो इंटू एक्स इंटू ए, लेकिन रो की जगह क्या यूज करना है? 2 रो इंटू L/2 इंटू ए। बताओ इतना लिखो नहीं लिखोगे? अच्छा, वाई एक्सिस के अलोंग प्रेशर क्या लिखा जाएगा? वाई एक्सिस के अलोंग प्रेशर लिखा जाएगा P3, और उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी P0 प्लस रो इंटू जी इंटू एच। ये इक्वेशन आ रही है जब हमने वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशन यूज करी है।
अब P1 की वैल्यू यहां पुट करो, P2 की वैल्यू यहां पुट करो और दोनों को इक्वेट करो। और ध्यान है मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई किया रो इंटू एक्स इंटू ए का, क्योंकि यहां पे डेंसिटी वेरी कर रही है। उस साइड की लिक्विड रो 2 है, इस साइड की लिक्विड रो है, इस साइड की लिक्विड 2 रो है। इसलिए पहले मैंने P1 से P2 इंटीग्रेट किया, फिर P2 से P3 तक इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट का मतलब डायरेक्ट हमने रो इंटू एक्स इंटू ए क्या कर दिया, ऐड किया। लास्ट क्लास में रिजल्ट लिखवाया था, नहीं लिखवाया था कि जिस डायरेक्शन में लिक्विड एक्सेलरेट करती है अगर उसके ऑपोजिट जा रहे हो तो प्रेशर में क्या करोगे, रो इंटू एक्स इंटू ए ऐड कर देना। वहां पे एक्स वहां पे डिस्टेंस था। बताओ अब इक्वेट करने पे क्या आंसर आ रहा है। हमें हाइट एच चाहिए ना, देखो चेक करो एच की वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही वहां पे। जब सब इक्वेट करोगे तो एक साइड बन जाएगा रो जी एच, देख के पता चल रहा है ऐड हो जाएगा ना, 3/2 बन जाएगा। Yes, सर sir. 3LA/2G। देखो चेक करो जो करेक्ट आंसर दिया है हाइट का, जो हाइट है, हाइट का ऑप्शन दिया है 3A/2G इंटू एल। बताओ इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर। रब करूं अब मैं। यस सर। चलो इस तरह के क्वेश्चन मॉड्यूल में तुम्हें दिखे कि नहीं दिखे, और अभी इस तरह के क्वेश्चन तुम लोगों को मॉड्यूल में कुछ दिखे ही नहीं दिखे जहां पे ट्यूब एक्सेलरेट कर रहा था। Yes, sir. तो ज्यादा नहीं थे, क्या बोल रहा हूं। लिखे सर। हाँ तो तरीका यही है, एक्स के अलोंग जाओगे तो हम क्या करेंगे, रो इंटू एल इंटू ए एड कर देंगे। वाई के अलोंग क्या लिक्विड रेस्ट में रहता है तो वहां पे पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा, और किसी पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है हर डायरेक्शन में सेम होता है। तो यही प्रॉपर्टी अगर यूज करोगे तो क्वेश्चन वहां पे क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। फिर देखो अब मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं कि कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर यहां पे एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड है। बताइए ब्लॉक सिंक कर रहा है या फ्लोट कर रहा है। सिंक। अबे सिंक, सिंक का मतलब जमीन पे टकरा जाना होता है। Float ये कर जो रहा है। ब्लॉक है, ये ब्लॉक अभी भी क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ये नहीं, ब्लॉक अभी रेस्ट में है। बताओ इस तरह से कोई ब्लॉक रेस्ट में रह सकता है कि नहीं रह सकता है। यस सर। रह सकता है। क्यों रह सकता है, अगर तुम ब्लॉक का अभी अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इस पे क्या शो करोगे, इस पे शो करोगे बॉयंसी फोर्स, और दूसरा तो अगर कोई ब्लॉक इस तरह से रेस्ट में है तो बॉयंसी फोर्स mg के बराबर। बॉयंसी फोर्स को लिखोगे वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। मास को क्या लिखोगे, मास को लिखोगे बॉडी की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g। बताओ g कैंसिल आउट होगा तो फाइनली रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, फाइनली रिजल्ट निकल के आ रहा है रो बी रो एल के बराबर है। तो बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी की अगर बराबर होगी तो बॉडी इस तरह से क्या कर सकती है, फ्लोट कर सकती है। बोलो इतना समझ में आएगी, समझ में। यस सर। सिंक का मतलब क्या हो गया, सिंक का मतलब होगी वो डूबने के बाद कहां चला जाएगा, नीचे सरफेस से टकरा जाएगा। तो ये जो केस है, इस केस में बॉडी कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड है, लेकिन ये बॉडी रेस्ट में है। और बॉडी अगर रेस्ट में है तो हम बोलेंगे ये बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में।
अच्छा, अब इतनी चीज याद है कि नहीं याद है वहां पे कि ये ग्राउंड था, यहां पे हमने एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया था, ये ब्लॉक अभी रेस्ट में। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया था, एक स्फेयर बनाया था या सिलेंडर था, और सिलेंडर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमने एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया था। थर्ड केस में हमने सिलेंडर लिया था और हमने उसके बॉटम पे क्या किया था, एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया था। बताओ तीनों ही पोजीशन में ब्लॉक कैसे थे? रेस्ट में। अगर हम डिस्टर्ब ना करें तो तीनों ही केस में ये ब्लॉक हमारे कैसे थे, रेस्ट में थे। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहती है तो वहां पे हम क्या बोलते थे, वहां पे हम बोलते थे कि बॉडी पे नेट फोर्स क्या है, 0 है। और बॉडी पे अगर नेट फोर्स 0 है तो हम बोलते हैं कि जो बॉडी है, लैग कर रहा है क्या लिखने में? नो सर। सर प्रॉपर क्यों नहीं लिखते बन रहा? देखो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हम वहां पे क्या बोलते थे कि बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, और बॉडी पे नेट फोर्स अगर 0 है तो वहां पे हम बोलते थे कि बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में। अच्छा, अब याद होगा इक्विलिब्रियम को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। अब फिर से हम उसी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। एक को हम बोलते थे न्यूट्रल, दूसरे को हम क्या बोलते थे, स्टेबल, और तीसरा जो था वो बताओ अनस्टेबल था कि नहीं था वहां पे? यस सर। अच्छा, जो पहला डायग्राम ड्रॉ किया है, बताओ ये कौन से इक्विलिब्रियम को बताता था? स्टेबल। न्यूट्रल। न्यूट्रल को। न्यूट्रल। न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या था कि बॉडी को अगर हम हल्का सा डिस्टर्ब करते हैं और पीछे लेके आते हैं, कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं, ब्लॉक को हम धीरे से पीछे लेके आते हैं, और बताओ ब्लॉक को अगर हम पीछे लाके छोड़ दें तो ब्लॉक मूव करता है क्या? नो सर। प्रॉपर्टी क्या थी, जिस जगह ब्लॉक को हम डिस्प्लेस करके छोड़ते थे ब्लॉक वहीं रुक जाता था, और अगर बॉडी की कोई टेंडेंसी नहीं है मूव करने की तो उस इक्विलिब्रियम को हम वहां पे न्यूट्रल बोलते थे। जो सेकंड वाला था वहां पे हमने क्या डिफाइन किया था कि अगर इस बॉडी को हल्का सा हमने क्लॉकवाइज डिस्टर्ब किया तो ये ब्लॉक इसी डायरेक्शन में क्या कर जाता है, मूव कर जाता है, और बॉडी अगर मूव कर जाती है तो उस इक्विलिब्रियम को हम लोग अनस्टेबल बोलते हैं। यही था कि नहीं था? अनस्टेबल की प्रॉपर्टी थी कि बॉडी को अगर हल्का सा डिस्टर्ब करके छोड़ा है तो बॉडी वापस नहीं आती है, बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। और तीसरे केस में क्या होता है, अगर ब्लॉक को हल्का सा हम डिस्टर्ब करते हैं और बताओ रिलीज करते हैं तो क्या होता है? अगर ब्लॉक को हल्का सा डिस्टर्ब करके रिलीज करोगे तो ये ब्लॉक वापस आने की कोशिश करता है, और ब्लॉक अगर वापस आने की कोशिश करता है तो उस इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टेबल बोलते थे। तो जिस तरह से मैकेनिक्स में हमने 3 इक्विलिब्रियम डिफाइन किए थे, न्यूट्रल, अनस्टेबल, स्टेबल, वैसे ही हम यहां पे भी क्या करते हैं, तीनों इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं। अब बताओ ये बॉडी अभी लिक्विड के अंदर रेस्ट में है कि नहीं है? अब इस ब्लॉक की विड्थ मान लो b और इस ब्लॉक की हाइट मान लो h। रब करो लेफ्ट साइड का। ये सब वर्क और एनर्जी के चैप्टर में था, इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल, स्टेबल, अनस्टेबल। अब ये था कि नहीं था? हाँ सर। तो मैं रब कर रहा हूं, अगर किसी को देखना है तो वहां पे थ्योरी देख लेना फिर से इक्विलिब्रियम की। अच्छा,
अब ये बताओ, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक तो इनसाइड लिक्विड है, बताओ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? B/2 और H/2 पे होगा कि नहीं होगा? यस सर। यानी यहां से हम B/2 पे एक लाइन खींचे और यहां से हम H/2 पे एक लाइन खींचे और यहां पे एक डॉट बना दो येलो। बताओ ये जो डॉट बनाई है ये तुम्हारा वहां पे क्या बता रहा होगा? ये तुम्हारा बता रहा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी G। अच्छा, तो इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी कहां है? सर सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो उसने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा वो B/H वॉल्यूम करा होगा, तो उसका CG भी कहां पे होगा? H/2 पे होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इस केस में तुम बताओ सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बताओ दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर। अब इसी पॉइंट पे हमें क्या अप्लाई करना है? इसी पॉइंट पे हमें अप्लाई करना है mg, और इसी पॉइंट पे हमें अप्लाई करना है fb। ध्यान है, इस केस में fb और mg एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम कैसा है? इक्विलिब्रियम स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है? तो इक्विलिब्रियम को चेक करने के लिए बॉडी को हम हल्का सा उसी पॉइंट पे क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे। तो ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक को इमेजिन करो कि उसी पोजीशन पे हमने इस तरह से हल्का सा टिल्ट कराया। तो ये डायग्राम मैंने अलग से ड्रॉ किया, उसी पोजीशन पे ब्लॉक को हम हल्का सा क्या कर रहे हैं? टिल्ट कर रहे हैं। अच्छा, इस ब्लॉक को अगर तुम हल्का सा टिल्ट करोगे तो ये B/2 की लाइन होगी, ये H/2 की लाइन होगी। बताओ सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क पड़ेगा क्या ब्लॉक को अगर हम टिल्ट करेंगे तो? नो सर। जो सेंटर ऑफ मास रहेगा या जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी, ये येलो कलर से बनाया है मैंने पॉइंट वहां पे, तो बताओ यही तुम्हारा वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा और यही तुम्हारा सेंटर ऑफ बॉयंसी रहेगा कि नहीं रहेगा? तो फिर से तुम क्या बोलोगे यहां पे? इस पॉइंट पे mg, अच्छा इसको हमने टिल्ट कैसे किया? इसको हमने टिल्ट किया क्लॉकवाइज। किसके अबाउट हमने टिल्ट किया बताओ? इसको हमने सेंटर के अबाउट टर्न किया ही नहीं? टर्न किया हल्का सा। Yes, sir. अब ये बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क बना के? ये सेंटर ऑफ No. मास है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी का टॉर्क बन रहा है क्या? FB का टॉर्क 0 है, mg का टॉर्क 0। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज टिल्ट किया और छोड़ दिया, बताओ इसी पोजीशन पे रुका रहेगा कि नहीं रुका रहेगा? बॉडी वापस तभी आती है जब उसके पास रीस्टोरिंग टॉर्क बनता है। तो बताओ यहां पे कोई रीस्टोरिंग टॉर्क बन रहा है क्या? नो सर। तो ये जो इक्विलिब्रियम रहता है, इस इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी याद रखना है, B और G कोइंसाइड करते हैं। समझ में आया इतना? यस सर। अब मैंने क्या किया, जो मैटर, ये जो बॉक्स था, ये जो ब्लॉक था ना, इस ब्लॉक के नीचे हमने यहां पे एक मेटल का पीस चिपका दिया। तो यहां पे हमने लगा दिया एक मेटल का टुकड़ा, और ये मेटल हैवी है लेकिन इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। बताओ ऐसा पॉसिबल हो सकता है नहीं हो सकता? एक लकड़ी का टुकड़ा लो, लकड़ी का टुकड़ा पानी के अंदर है या कोई मटेरियल का टुकड़ा है, और उसके नीचे हमने हैवी मेटल का पीस लगा दिया। अब जो मेटल का पीस है उसका वेट तो है लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत नेग्लिजिबल है।
बताओ ऐसा पॉसिबल हो सकता है नहीं हो सकता है? हाँ सर। अरे कुछ मेटल ऐसे होते हैं ना जो बहुत हैवी होते हैं। केमिस्ट्री में कौन सा मेटल सबसे ज्यादा हैवी होता है? लेड। टंगस्टन। माने सा हैवीएस्ट कौन सा होता है मेटल? हाँ, नहीं मालूम क्या केमिस्ट्री में कौन सा हैवी मेटल होता है? मुझे तो लेड का याद आ रहा है कि लेड हैवीएस्ट होता है। लेड नहीं होता है क्या? लेडी होता है, हाँ, लेडी होता है। मालूम नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा मेटल का पीस पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल, इसका साइज बहुत कम हो लेकिन हैवी बहुत ज्यादा। अब बताओ अगर मैंने मेटल का पीस ऐसे नीचे लगा दिया तो अब बताओ क्या चीज चेंज हो गई, ये बताओ मुझे। किस साइड मास ज्यादा आ गया? नीचे। नीचे आ गया। तो सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट कर जाएगा? सेंटर ऑफ मास डाउन। बताओ नीचे शिफ्ट करेगा नहीं शिफ्ट करेगा? तो यहां पे जी आएगा। अच्छा, लिक्विड का वॉल्यूम किसके कारण डिस्प्लेस हो रहा है? ब्लॉक के कारण केवल डिस्प्लेस हो रहा है। जो मेटल पीस का वॉल्यूम है उसको नेग्लेक्ट करना है। तो बताओ सेंटर ऑफ बॉयंसी कहां मिलेगी? सेंटर ऑफ बॉयंसी होगी सीजी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और सीजी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड का मतलब वो तो सेंटर पे होगी कि नहीं होगी? बी। तो ध्यान रखना यहां पे बी जी के ऊपर होता है। न्यूट्रल में क्या हो रहा था? न्यूट्रल में बी और जी हमारे कोइंसाइड कर रहे थे। तो यहां पे सेंटर ऑफ बॉयंसी तो वही रहेगा लेकिन सेंटर ऑफ मास कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। अच्छा इमेजिन करो अब ब्लॉक को तुमने हल्का सा टिल्ट किया ऐसा, अब बताओ ब्लॉक को जब तुम हल्का सा उस पॉइंट पे टिल्ट करोगे तो बताओ यहां पे जी था और यहां पे क्या था? बी था। तो बताओ एक तो यहां पे आ जाएगा mg, अब बताओ ये इक्वल और ऑपोजिट फोर्स होंगे और उनके बीच में कोई डिस्टेंस होगा। अबे डिस्टेंस है कि नहीं इन दोनों फोर्स के बीच में? हाँ सर। बताओ ये क्या क्रिएट करेगा? ये कपल क्रिएट करेगा कि नहीं क्रिएट करेगा? यस सर। अच्छा कपल भी नहीं याद है तो केवल ये देखो इस पॉइंट के अबाउट बताओ टॉर्क की टेंडेंसी क्या होगी? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर देखोगे तो ये बॉयंसी की लाइन ऑफ एक्शन है। बताओ ये कैसा टॉर्क क्रिएट करेगा? सेंटर ऑफ मास है और एफ बी ऊपर है, तो ये कैसा टॉर्क क्रिएट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक। ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट कर रहा है नहीं क्रिएट कर रहा है? लेकिन मैंने डिस्टर्ब कैसे किया है? क्लॉकवाइज। तो इसको हमने डिस्टर्ब किया है क्लॉकवाइज हल्के से, तो इसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लॉकवाइज हल्के से लेकिन ये वापस जा रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम कौन सा है? Stable. तो हम बोलेंगे ये जो इक्विलिब्रियम है ये इक्विलिब्रियम स्टेबल। अच्छा अब इसी केस में इमेजिन करो कि जो ब्लॉक था बताओ मेटल पीस अगर मैं टॉप में अटैच कर देता तो क्या होता? तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट करता? बताओ फिर सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट करता कि नहीं शिफ्ट करता? और बी कहां रहता? बी तो वहीं पे रहता बीच में ही। तो इस केस में अगर देखोगे तो जी जो रहेगा वो बी के ऊपर चला जाएगा और ये हम देख रहे हैं बॉटम से। तो ब्लॉक के बॉटम से अगर देखेंगे तो जी ऊपर चला गया बी नीचे चला गया। अब इसी पॉइंट पे इस ब्लॉक को हल्का सा टिल्ट कराओ जरा और बताओ इस ब्लॉक को जब हल्का सा यहां पे टिल्ट कराओगे तो ये तुम्हारा वहां पे देगा जी
ये तुम्हारा यहाँ पे B, और बताओ G के अबाउट एक्ट करेगा mg, और ये यहां देगा FB। बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कैसा बन रहा है? ये सेंटर ऑफ मास है कि नहीं है? Yes, sir. बताओ Clockwise. सेंटर ऑफ मास के अबाउट बुओयेंसी फोर्स कैसा टॉर्क क्रिएट कर रहा है? क्लॉकवाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और हमने इसको डिस्प्लेस भी कैसे किया? इसको हमने डिस्प्लेस किया क्लॉकवाइज, टॉर्क भी बन गया क्लॉकवाइज, तो बॉडी उसी डायरेक्शन में अगर रोटेट कर जाएगी तो इक्विलिब्रियम जो रहेगा, बताओ वो अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो ये रिजल्ट याद रखना है। बी और जी कोइंसाइड करते हैं तो न्यूट्रल है। बी अगर ऊपर चला गया, जी नीचे आ गया तो वो स्टेबल है, लेकिन जी ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया तो वो हमारा अनस्टेबल है। लेकिन ये रिजल्ट कब एप्लीकेबल होता है? ये रिजल्ट एप्लीकेबल होता है जब बॉडी कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड होती है। इतना सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. रफ करो मैं डायग्राम को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर देखो, मान लो ये वाटर है, ये हमारा वाटर है, और वाटर में हम क्या कर रहे हैं? वुडन रॉड को लेके आ रहे हैं। तो वाटर है और वाटर में हमारी यहां कहीं एक वुडन रॉड है। अच्छा, वाटर में अगर एक वुड की रॉड को हम लेके आएंगे तो वुड की रॉड फ्लोट करेगी नहीं फ्लोट करेगी? क्योंकि बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, तो बॉडी की टेंडेंसी फ्लोट करने की है कि नहीं है? Yes, sir. अच्छा, अब ये बताओ, अगर पानी में लकड़ी को हम इस तरह से लाके प्लेस करें तो ये कभी रुक पाएगी क्या? अबे पानी में लकड़ी के प्लैंक को अगर तुम हॉरिजॉन्टली लाके प्लेस करोगे तो फ्लोट करेगा, लेकिन वर्टिकली अगर रोकने की कोशिश करोगे तो रुक पाएगा क्या? नहीं। होता क्या है? अबे जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये पेंसिल या पेन है, अगर इसको मुझे ग्राउंड पे ऐसे वर्टिकली खड़े करना है तो खड़े हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? No, sir. हो सकता है अगर हम एयर के रेजिस्टेंस को, फैन को बंद कर दें तो पेन इस तरह से रुक जाए। हाथ में पेन को खड़े कर सकते हैं, खड़े कर सकता हूं टेबल पे या कहीं बुक पे। Yes, sir. Yes, sir. कंडीशन क्या है कि हवा को हमें रोकना पड़ेगा, फैन को बंद करना पड़ेगा, तो है कि इस तरह से रुक जाएगा। ये तो ये पेन अगर रुक भी गया तो इसका इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल या अनस्टेबल? Unstable. Unstable. ये पेन भले ही टेबल पे ऐसा खड़ा रहेगा, रुका रहेगा, लेकिन हल्का सा इसको हम डिस्टर्ब करेंगे ना, तो जैसे तुम इसको हल्का टच करोगे ना, पेन इस तरह से मूव करके हिट कर जाएगा ग्राउंड को। तो पेन का जो इक्विलिब्रियम है, बताओ वो अनस्टेबल है कि नहीं? Yes, sir. तो इस केस में भी अगर तुम वुडन रॉड को पानी में लाके इस तरह प्लेस करोगे, अगर पानी हिल नहीं रहा है तो इस पोजीशन पे ये प्लैंक रुक जाएगा, लेकिन इसका जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसको हल्का सा अगर हम डिस्टर्ब कर देंगे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज वहां पे क्या कर जाएगा? रोटेट कर जाएगा। अच्छा, बच्चों के टॉय देखे हैं कुछ जो आते हैं एयर वाले? अभी कभी देखा है बच्चे के टॉय आते हैं और वो नीचे से क्या कर देता है? हैवी बना देता है, और उसको हम पंच मारते हैं तो वो इस तरह से टिल्ट करता है
वो पंचिंग बैग टाइप Yes, क्यों नहीं sir. आता है? जैसे टिल्ट करता है, जैसे हम उसको हाथ मारेंगे वो ऐसा जाएगा फिर वापस आ जाता है। Yes, sir. अब इस Yes, तरह का sir. दिखाई नहीं देगा बच्चों को जो आता है। हाँ सर। लेकिन अगर ऑब्जर्व करना वहां पे, तो जो नीचे का पार्ट रहता है वो हैवी रहता है। Yes, sir. लेकिन इसमें कुछ चीजें भर के या कुछ जो भी रहता है, किस तरह से लोएस्ट पार्ट को क्या कर देता है, हैवी कर देता है। तो होता क्या है, अगर कोई इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है लेकिन नीचे अगर हम कोई हैवी पार्ट लगा दें तो वो वहां पे क्या होता है, स्टेबल में आ जाता है। अच्छा ये देखो, पहले अभी इस डायग्राम में केवल तुम बताओ जी कहां पे होगा। ये रॉड की लेंथ एल है, बताओ सेंटर ऑफ बॉयंसी तो यहां, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी तो यहां कहीं होगा कि नहीं होगा। और बताओ सेंटर ऑफ बॉयंसी कहां होगी, सेंटर ऑफ बॉयंसी सीजी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस तो यहां कहीं होगी कि नहीं होगी। भाई जो भी रॉड है, रॉड का कुछ ही पार्ट पानी में गया है, तो उसका वहां पे हम सीजी निकालेंगे तो वो नीचे आएगा कि नहीं आएगा। अबे आएगा या नहीं आएगा, Yes, sir. बताओ। अभी यहाँ पे जी बी के ऊपर है कि नहीं, और ये ध्यान रखना, जी अगर बी के ऊपर होगा तो हमेशा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है। समझ में आया इतना। अच्छा इमेजिन करो, अगर मैं रॉड को यहीं पे हल्का सा डिस्प्लेस करूं, बताओ यार, रॉड को अगर मैं हल्का सा इसी पोजीशन पे डिस्प्लेस करूं, तो ये तुम्हारा वहां पे बी था, ये तुम्हारा वहां पे जी था, तो यहां पे आ जाएगा एम जी। बताओ जो बॉयंसी फोर्स रहेगा वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसा टॉर्क क्रिएट कर देगा, क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है कि नहीं क्रिएट कर रहा है। अभी कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्लॉकवाइज। इसका मतलब Yes, है कि इसको अगर हम क्लॉकवाइज डिस्प्लेस करेंगे, बताओ रॉड उसी डायरेक्शन में टर्न कर जाएगी नहीं कर जाएगी। Yes, sir. इसलिए हम बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम मेरा क्या है, अनस्टेबल है। अब हमें क्या करना है, हमें रॉड के इक्विलिब्रियम को स्टेबल बनाना है। तो स्टेबल बनाने के लिए हम करते क्या है, रॉड के नीचे मेटल पीस को लाके अटैच कर देते हैं। तो जैसे ये वाटर का लेवल है, ये वाटर का लेवल है। अब मैंने क्या किया, इस वुडन रॉड में अच्छा ये जो डिस्टेंस है ना, इसको मान लो y डैश, ये डिस्टेंस y डैश था। बताओ सेंटर ऑफ बॉयंसी कहां पे रहा होगा फिर, y-2. y डैश बाई 2 पे रहा होगा। अब बताओ हमने क्या किया, हमने मेटल पीस को लाके नीचे अटैच किया। लेकिन प्रॉपर्टी हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी हम यही यूज कर रहे हैं कि मेटल पीस बहुत हैवी है और उसका साइज नेग्लिजिबल है, तो उसके वॉल्यूम को हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। और इसलिए हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं करोगे तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड लिक्विड का चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम अगर चेंज हो गया डिस्प्लेस्ड लिक्विड का तो सेंटर ऑफ बॉयंसी भी चेंज हो जाएगा वहां पे। अरे समझ में आ रहा है। अगर मेटल का भी वॉल्यूम कंसिडर कर लोगे तो जो टोटल लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है वो अलग हो गया, और वो अगर अलग होगा तो उसका सीजी लोकेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा वहां पे। आया कि नहीं है समझ में इतना। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. बताओ, अगर मेटल पीस हम अटैच करेंगे तो वेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, पूरे सिस्टम sir. का वेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। Yes. और बताओ पूरे सिस्टम का अगर वेट बढ़ेगा तो बॉयंसी फोर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। Yes, sir. अब बताओ बॉयंसी फोर्स अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब है वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे बताओ y जो रहेगा वो ग्रेटर देन y डैश होगा कि नहीं होगा अब यहाँ पे। Yes, sir.
तो ये ध्यान रखना, जैसे जैसे हम मेटल का पीस बढ़ाते जाएंगे, हैवी करते जाएंगे, y जो रहेगा पानी वाला पोर्शन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अच्छा, y अगर बढ़ेगा तो y/2 भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? Yes, sir. तो रॉड के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो अब जो b रहेगा वो यहां कहीं आ गया होगा। भैया रॉड के रेस्पेक्ट में अगर पहले b y'/2 पे था तो अब ये y/2 पे आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, तो मास कहां शिफ्ट हो रहा है? नीचे। नीचे। पूरा ही नहीं शिफ्ट हो रहा है। Yes, sir. मैं पूछ रहा हूँ, सॉरी मैं बोल रहा हूँ मास बढ़ रहा है, नीचे का मास अगर बढ़ रहा है तो सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट करेगा नहीं शिफ्ट करेगा? यस सर। तो बताओ इस केस में बी ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू रॉड? और बताओ जी जो रहेगा वो नीचे की ओर मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा? अबे जैसे जैसे हम वेट बढ़ाएंगे तो y बढ़ेगा तो इसका मतलब ये लिक्विड वाला पोर्शन बढ़ रहा है, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास वेट बढ़ने के कारण क्या होगा, नीचे जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब B और G हमारे कोइंसाइड कर जाएंगे। बताओ ऐसा केस बन सकता है नहीं बन सकता है कि जब B और G क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए? Yes, sir. अच्छा, बी और जी अगर कोइंसाइड कर गए और इस पोजीशन पे अगर हमने रॉड को इसी पोजीशन पे रॉड को हमने हल्का सा टिल्ट किया, बताओ रॉड को अगर हम हल्का सा टिल्ट करेंगे तो यही तुम्हारा वहां पे बी है, यही तुम्हारा वहां पे क्या है, जी है। तो बताओ यहां पे आएगा mg। बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी का टॉर्क बन रहा है क्या? नो सर। तो ये जो पोजीशन रहती है ये पोजीशन न्यूट्रल हो जाती है। अभी तक क्या था, अभी तक अनस्टेबल था, अब न्यूट्रल हो गया। अच्छा, मेटल पीस को अगर और बढ़ा दें तो क्या हो? बताओ अगर इसको हम और मेटल पीस लगाते जाएं तो y बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? अब जो सेंटर ऑफ बॉयंसी रहेगा वो ऊपर चला गया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गया। तो अब मैं बोल रहा हूं कि B G के ऊपर चला गया। यहां पे B और G को हमने कोइंसाइड करा दिया था, लेकिन और मेटल पीस लगाओगे तो ये पानी में और जाएगा, तो बॉयंसी ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी G नीचे की ओर आ जाएगा। अब बताओ इसी पोजीशन पे अब मैं अगर रॉड को टिल्ट करूं, बताओ अब क्या होगा? ये हो गया तुम्हारा G, ये हो गया B, इस पॉइंट पे mg और इस पॉइंट पे fb। अब डायग्राम देख के बताओ बॉयंसी फोर्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसा टॉर्क क्रिएट करेगा? बताओ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट कर रहा है कि नहीं क्रिएट कर रहा है? Yes, sir. mg के अबाउट ये fb जो रहेगा, g इधर कहीं होगा और fb ऊपर की ओर आ रहा है, तो g के अबाउट अगर देखोगे तो fb जो रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट कर रहा है, लेकिन मैं टर्न किया इसको क्लॉकवाइज। अब बताओ अगर रॉड की टेंडेंसी वापस आने की है तो अब ये जो इक्विलिब्रियम रहेगा वो कैसा हो जाएगा? Stable. बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और इस पे क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी में, 10 नंबर का क्वेश्चन था उस टाइम पे। क्वेश्चन तो बहुत पुराना है, मुझे लगता है कि है 80s 90s में क्वेश्चन, 90s में आया है क्वेश्चन इस तरह का।
उसमें बोलता है कि मिनिमम मेटल पीस कितना लगाएं जिससे कि रॉड हमारी इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम मतलब हमेशा स्टेबल होता है। लिखो इसमें क्वेश्चन लिखो जो मैं बोल रहा हूं। देखो मॉड्यूल में भी दिया होगा आईआईटी वाले सेगमेंट में। लिखो क्वेश्चन लिखो वहां पे। इसमें ईयर तो नहीं दिया लेकिन आया है क्वेश्चन 92 के आसपास का। 92 के आसपास देखना कहीं पे है ये क्वेश्चन। इतना सबको समझ में नहीं समझ में आया? हाँ सर। लिखो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या मॉड्यूल देखो रहा, मॉड्यूल में भी होगा तुम लोग के इसमें क्वेश्चन। This is 2, 3. देख रहा है कहीं पे क्वेश्चन? देखो विंडो टू आईआईटी जेई जो है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखो यार। देखो वही ऑर्डर में है क्या क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे पास? क्वेश्चन है बोल रहा है अ वुडन स्टिक ऑफ लेंथ एल रेडियस आर डेंसिटी रो Yes, sir. has a हाँ, small sir. metal piece of mass m of negligible volume attached to its end. Find the minimum value of m that would make the stick float vertically in equilibrium. तो सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 3। कैसे सॉल्व करोगे वहां पे? वैसे वुडन का पीस इस तरह से वर्टिकली फ्लोट नहीं कर सकता, लेकिन इसको अगर फ्लोट कराना है इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम हमें कौन सा बनाना पड़ेगा? स्टेबल। लेकिन तो इसमें कौन से पीस की बात कर रहा है? जो मेटल पीस हमने लगाया इसके कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहा है? मिनिमम मास की बात कर रहा है नहीं बात कर रहा है? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। अच्छा स्टेबल कब बनता है? स्टेबल बनता है जैसे बी जी के ऊपर चला जाता है, तभी स्टेबल बनता ही नहीं बनता है। अबे इक्विलिब्रियम को अगर स्टेबल बनाना है तो बी को हमें ऊपर पहुंचाना है और जी को नीचे शिफ्ट करा देना है। मिनिमम का मतलब क्या हुआ? मिनिमम का मतलब ये हुआ कि बी और जी को अप्रोक्सीमेटली हम क्या करेंगे? कोइंसाइड मान के चलेंगे। हमें मान के चलना है कि बी और जी अब क्या कर रहे होंगे? कोइंसाइड कर रहे होंगे मिनिमम के लिए। तो करो यार मिनिमम के लिए बी और जी को अब कोइंसाइड करो। पहले तो डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम ड्रॉ करो और हमें क्या करना है? बी और जी को कोइंसाइड कराना है।
मान लो यहाँ पे रॉड का मास कितना है, रॉड का मास कैपिटल एम, रॉड की लेंथ कितनी है एल, रॉड का जो पोर्शन है अभी लिक्विड के अंदर वो मान लो y, और जो मेटल पीस हम नीचे लाके अटैच कर रहे हैं उसका मास मान लो m। बताओ पहली इक्वेशन क्या लिखेंगे, पहली इक्वेशन तो हम यही लिखेंगे कि रॉड हमारी इक्विलिब्रियम में है, तो बॉयंसी फोर्स किसके बराबर होगा, बॉयंसी फोर्स होगा mg के बराबर, mg का मतलब टोटल वेट ऑफ द सिस्टम होगा कि नहीं होगा। अच्छा, बॉयंसी फोर्स को हम लिखते हैं वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, किसके वॉल्यूम को हमें नेग्लेक्ट करना है, मेटल पीस के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करना है, तो वॉल्यूम कौन सा कंसिडर करना है, केवल रॉड का, तो यहां पे लिखोगे A इंटू वाई, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। बताओ ये होगा कि नहीं होगा, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, किसके बराबर होगा, m प्लस एम इंटू जी के। बताओ ये इक्वेशन 1 हो गई कि नहीं हो गई। अच्छा, रॉड का मास गिवन है क्या, नहीं, लेकिन रॉड की डेंसिटी गिवन है ना, तो जो भी रॉड का मास रहेगा, रॉड के मास को लिख देना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। बताओ यही रॉड का मास होगा कि नहीं होगा। और लिक्विड की डेंसिटी को किससे डिनोट कर रहा है, अबे लिक्विड की डेंसिटी क्या सिग्मा से डिनोट कर रहा है ना, तो यहां पे सिग्मा यूज कर रहा है सिंबल, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। बताओ पहली इक्वेशन सबने लिखी नहीं लिखी, अबे मैं ही बचा क्या एंड में केवल, तुम लोग सब चले गए ना। No, sir. हाँ तो पूछ रहा हूं पहली इक्वेशन ये बनी कि नहीं बनी। Yes, sir. हाँ, अब ये बताओ दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, दूसरी इक्वेशन आएगी कि हमें जी और बी को और क्या करना है, कोइंसाइड कराना है, जिस जगह बी होगा उसी जगह जी होगा। अच्छा बी कहां पे है, y/2। बी हो गया y/2 पे। बताओ जी भी y/2 पे होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. अब बताओ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, सेंटर ऑफ मास का वहां पे हम फॉर्मूला यूज करते थे जब कैलकुलेट करते थे, तो m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। बताओ यही सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला था कि नहीं था। हमें मालूम है सेंटर ऑफ मास कहां पे, y/2 पे, बॉटम से। फर्स्ट पार्टिकल का मास m, उसका कोऑर्डिनेट 0, सेकेंड पार्टिकल का मास m, उसका कोऑर्डिनेट l/2। रॉड को अगर पार्टिकल मानोगे तो वो पार्टिकल l/2 पे होगा, अपॉन टोटल मास कितना, इसको बोलो इक्वेशन 2। और हमें करना क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है, y की वैल्यू इक्वेट कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से y की वैल्यू इक्वेट करो और कैपिटल M की जगह ये पुट कर दो, रो पाई आर स्क्वायर एल।
बोलो आया कि नहीं है? आ गए सर। चेक करो आया कि नहीं है इतना। तो चेक करो आंसर आया कि नहीं है। भाई दो इक्वेशन है, बॉयंसी फोर्स वेट के बराबर है और सेंटर ऑफ बॉयंसी सेंटर ऑफ मास के बराबर है। हाँ सर। आया कि नहीं है? यस सर। बोलो अब जो कल दो तीन क्वेश्चन दिए थे वो हुए कि नहीं हुए? पहला क्वेश्चन कौन सा था अपना? देखो पहला जो क्वेश्चन था वो दिया था क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड हैज डेंसिटी। तो जो ब्लॉक था, ब्लॉक की डेंसिटी दी हुई थी 500 यानी 0.5 ग्राम पर सीसी, है ना। जो क्यूब था, क्यूब की साइड की लेंथ दी हुई थी, वहां पे एल दिया था, ए कुछ भी मान लो, तो ए की वैल्यू दी हुई थी वहां पे 30 सेंटीमीटर। बताओ क्यूब पानी में है कि नहीं है? और वाटर की डेंसिटी दी हुई थी वहां पे 1 ग्राम पर सीसी। अब क्वेश्चन में क्या दिया था? डायमीटर दिया था टैंक का, और टैंक का एरिया दिया था वहां पे कितना? 50/50 ना, नहीं 45/60, 45/60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट वर्क डन टू प्रेस द ब्लॉक स्लोली सो दैट इट इज जस्ट इमर्स्ड इन वाटर। तो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? ये हो गया कंटेनर, कंटेनर के अंदर ब्लॉक फ्लोट कर रहा है। अब बताओ मैंने क्या लिखवाया था? कुछ रिजल्ट याद है जो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं?
अगर कोई ब्लॉक है और वो पानी में फ्लोट कर रहा है, डेंसिटी कितनी, हाफ है कि नहीं है? यस सर, तो अभी इसका कितना पोर्शन लिक्विड के अंदर होगा? 50%। अभी इसका जो पोर्शन लिक्विड के अंदर होगा वो हाफ, हाफ का मतलब 15 होगा कि नहीं होगा? तो अगर कैलकुलेट करना है तो बॉयंसी फोर्स इक्वल्स टू mg से वहां से रिजल्ट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा वहां पे? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब भी हमें ब्लॉक को मूव कराना है तो ब्लॉक को हमें स्लोली मूव कराना है, और स्लोली मूव कराने का मतलब हो गया नेट फोर्स हमेशा 0 होना चाहिए। अच्छा, अभी इक्वेशन क्या लिखोगे इस केस में? अगर इस केस में इक्वेशन लिखनी है मतलब इक्वेशन क्या लिखी जाएगी वहां पे? अभी FB is equal to mg. FB इक्वल्स टू mg लिखोगे ना? Yes sir. अच्छा, ये जो 15 है ये तो a/2 है, तो अभी अगर तुम इक्वेशन लिख रहे हो कि FB m मान लिया मैंने ब्लॉक का मास वहां पे। अच्छा, बॉयंसी फोर्स अभी कितना होगा? बॉयंसी फोर्स होगा वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। बताओ, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड a² इंटू a/2 इंटू रो W इंटू रो W इंटू G इक्वल्स टू mg। बताओ, ये इक्वेशन 1 है कि नहीं अभी? Yes sir. सर एरिया अलग दिया है। इसका एरिया अलग दिया है, तो ब्लॉक का कौन दिया है? वो तो कंटेनर का दिया है। Yes sir, वो कंटेनर का। कंटेनर का बेस एरिया दिया है 45/60। यस सर। ब्लॉक तो क्यूबिकल है ना। पहली इक्वेशन समझ में आई नहीं समझ में आई? यस सर। अच्छा, अब अगले स्टेप में फिर से डायग्राम ड्रॉ करो जरा। अब देखो, पहले से ही लिक्विड का लेवल यहां पे था कि नहीं था? अब देखो, पहला वाला जो डायग्राम है ना, उससे हम ब्लॉक को जरा कंपेयर करते हैं। ये पहले से ही डायग्राम था वहां पे, है ना? अब इमेजिन क्या करो कि ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक y अंदर है। बताओ, ये ब्लॉक अगर y अंदर जाएगा तो लिक्विड का लेवल भी ऊपर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। तो जो लिक्विड का लेवल है वो अब यहां कहीं पहुंच गया होगा। एक मिनट रुको जरा ना, इसको ऐसा कर देते हैं। लिक्विड का लेवल इतना बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यहां पे लिक्विड का लेवल कांस्टेंट नहीं रहेगा, यहां पे लिक्विड का लेवल बढ़ेगा। और लिक्विड का लेवल क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ब्लॉक का इतना पोर्शन फर्दर पानी में गया। बताओ, ये जो बढ़ा होगा पोर्शन, इसको हम कुछ h बोल दें क्या? बोलो। अबे, ब्लॉक जब y से गया तो पानी का लेवल कितना बढ़ गया? h बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यस सर। तो टोटल ब्लॉक का कितना पार्ट पानी में चला गया? a² इंटू y। अबे, y प्लस h। Y plus H. Y plus H, yes sir. वे जब ब्लॉक को हमने पानी में y लेके गए
तो बेसिकली अब जो ब्लॉक का पोर्शन लिक्विड के अंदर चला गया वो y प्लस एच चला गया। ये समझ में आया कि समझ में आया? यस सर। ये पोर्शन पहले कितना बाहर था ये बताओ मुझे। ये बाहर वाला पोर्शन a/2 है कि नहीं है? और Yes, sir. क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा a/2 पोर्शन पानी में जाना चाहिए। Yes, sir. अब सबसे पहले y और h को जरा रिलेट कर दूंगा। बताओ y और h को अगर रिलेट करने जाओगे तो कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर गया ब्लॉक का? तो हम अगर इक्वेट करेंगे तो हम इक्वेट करेंगे a² y। बताओ यही वॉल्यूम है कि नहीं है ब्लॉक का? अब बोलो ब्लॉक का वॉल्यूम यही है कि नहीं है? a² इंटू y जो पानी के अंदर गया। अच्छा अब कितना पानी का वॉल्यूम पर बढ़ा? वो वॉल्यूम कितना लिखोगे? वो वॉल्यूम लिखोगे टोटल एरिया में से बेस का एरिया माइनस कर दो इंटू एच कर दो। बताओ ये इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी? अब इससे पहले क्वेश्चन किया था ना अपन ने इस तरह लेवल वाला, तो वहां पे यही करते नहीं करते हैं, जितना ब्लॉक का पोर्शन पानी के अंदर जाएगा उतना ही वो पानी बाहर क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो a² y पानी के अंदर गया तो इसने कितना डिस्प्लेस किया? उसने डिस्प्लेस किया a माइनस a² इंटू एच। टोटल एरिया में से ब्लॉक का एरिया माइनस करो, मल्टीप्लाई कर दो h से। बताओ h और y में यहां से रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. कितना आ रहा है? सब कुछ सीजीएस में पुट कर दो तो कैंसिल आउट हो जाएगा बाकी टर्म। तो चेक करो y और h में एक रिलेशन निकालो। क्या करना है? 45 इंटू 60 माइनस क्या हो गया 30 का स्क्वायर और इधर क्या हो गया 30 का स्क्वायर। तो y और h में कोई रिलेशन बन रहा है? Sir, y is equals to 2h. y इक्वल्स टू 2h। चेक करो Yes, इतना बन रहा है क्या सबका? y इक्वल्स टू 2h। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बताओ जब प्रोसेस होगा तो वहां पे हम ब्लॉक को y करके ऐसे नीचे लेके जा रहे होंगे, लिक्विड का लेवल भी ऐसा ऐसा h बढ़ता जाएगा ही नहीं बढ़ता जाएगा? Yes, sir. अब चेक करो ये रिलेशन मैंने सही लिख रहा हूं क्या? ब्लॉक का जब a/2 पोर्शन पूरा पानी के अंदर जाएगा तो y प्लस एच के बराबर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा कौन है कि y के कारण ही a/2 पूरा पानी के अंदर जाएगा? y प्लस एच मिला के a/2 देगा कि नहीं देगा? अब बताओ h की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहां से y में रिलेशन आएगा। तो जैसे रिलेशन बना y प्लस h की जगह तुमने पुट किया y/2 इक्वल्स टू a/2, तो यहां से y की वैल्यू चेक कर लो। बताओ y कितना निकल के आ रहा है? a/3 ना? A by 10. yes, और sir. बताओ 10 centimeter. तो y क्या है यहाँ पे? बताओ मुझे बेसिकली। Displacement. बेसिकली y जो रहेगा ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है। तो ब्लॉक को हमें केवल 10 सेंटीमीटर अंदर लेके जाना है। 10 सेंटीमीटर हम प्रेस करेंगे तो पूरा 30 सेंटीमीटर तक है, पूरा 15 सेंटीमीटर तक पानी आ जाएगा ऊपर तक। Yes, sir.
बताओ यहां से हमें ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट मिल गया कि नहीं मिल गया? अच्छा, वाटर का लेवल अगर कांस्टेंट होता तो डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए था? 15। 15 चाहिए था। लेकिन यहां पे वाटर का लेवल भी ऊपर जा रहा है, तो वो क्या रहा है, बेसिकली हमें ब्लॉक को केवल 10 सेंटीमीटर क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। बताओ यही करोगे ही नहीं करोगे वहां पे? अब बताओ एक्सटर्नल फोर्स क्या लिखे? अभी तो फोर्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या लिखे वहां पे? FB minus mg। हम्म F dash B minus mg। Yes, sir. F dash B minus mg. अरे फोर मैंने कुछ लिखवाया था इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। मैंने क्या बोला था कि पहले से जो बॉयंसी फोर्स रहेगा वो mg को क्या कर रहा होगा, बैलेंस करते हुए चल रहा होगा। Increase in buoyancy force। हाँ, तो कितना इंक्रीज इन बॉयंसी फोर्स हुआ किसी इंस्टेंट पे अगर देखोगे तो? अच्छा, तो इस पोजीशन पे अगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो क्या शो करेंगे, बताओ जरा। नहीं समझ में आ रहा है ना? इस पोजीशन पे ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो बताओ क्या शो करोगे? तो शो करोगे mg, दूसरा वहां पे शो करोगे F डैश बी, साथ में यहां पे शो करोगे F एक्सटर्नल। और इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? इक्वेशन हमारी बनेगी F एक्सटर्नल प्लस mg F डैश बी के बराबर है। अब बताओ F एक्सटर्नल की वैल्यू क्या लिखी है अभी इस इंस्टेंट पे? मान लो ये डायग्राम ने किसी टी टाइम पे ड्रॉ किया है, ये था t इक्वल्स टू 0 पे। अब बताओ किसी टी टाइम पे अगर देखोगे तो F एक्सटर्नल हो जाएगा F डैश बी माइनस mg, होगा कि नहीं होगा? बताओ बॉयंसी फोर्स क्या लिखे, कितना पोर्शन ब्लॉक का लिक्विड के अंदर, ये तो मुझे पूरा पूरा कहां पे, किसी टी टाइम पे जो डायग्राम ड्रॉ किया है इस पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं। Y। क्या? अबे a/2 पहले से था पानी के अंदर। Y। हाँ, Yes sir। y प्लस h नहीं है अभी पानी के अंदर? बताओ अभी किसी टाइम पे इतना पोर्शन पानी के अंदर है कि नहीं है? Yes sir। Yes, sir. इंटू क्या करोगे, a स्क्वायर, ये हो गया वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी माइनस m इंटू जी। अब चेक करो m इंटू जी, कैपिटल M लेके चल रहे थे क्या, इसको स्मॉल m कर दो। अब चेक करो कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, a स्क्वायर, ये वाली टर्म देखो यार, ये mg के बराबर है कि नहीं है? तो बताओ किसी टाइम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया y प्लस एच ए स्क्वायर इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी। बताओ किसी टाइम पे यही एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है? और यही लिखवाया था मैंने कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स होता है वो इंक्रीज इन बॉयंसी फोर्स के बराबर होता है। और इंक्रीज इन बॉयंसी फोर्स क्या है, ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस एच इंटू रो डब्ल्यू जी है। पहले से जो बॉयंसी फोर्स है वो mg को क्या कर रहा है, बैलेंस करते हुए चल रहा है, तो उसका कोई यूज नहीं होता है। अच्छा, अब h की जगह हम क्या लिख सकते हैं वहां पे, y/2 ना। Yes sir। तो जो भी f एक्सटर्नल आएगा h की जगह पुट करो y/2, तो ये हो जाएगा 3y/2 ए स्क्वायर इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी। देखो चेक करो सही लिखा है कि नहीं लिखा है अपन ने।
इंक्रीज इन buoyancy फोर्स में चेक करो सही लिखा है नहीं लिखा है यहाँ पे? Yes, H sir. प्लस y है ना फर्दर। Yes, sir. अच्छा बताओ अगर ये ब्लॉक फर्दर dy से नीचे जाएगा तब स्मॉल अमाउंट का वर्क डन क्या होगा? F dy. तो स्मॉल अमाउंट का वर्क डन हो जाएगा F एक्सटर्नल इंटू डी वाई। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू पुट करो, टोटल की इसको इंटीग्रेट करो। बताओ y की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी? y की वैल्यू वेरी कराएंगे 0 से लेके a/3 तक। चेक करो यही होगा नहीं होगा? 0 से लेके a/3। इंटीग्रेट करो और चेक करो आंसर 6.75 जूल। Yes, sir. वही आता है। वर्क डन आता है वो आता है 6.75 जूल। भाई पहले हमने किसी इंस्टेंट पे क्या निकाल लिया? फोर्स निकाल लिया। अब अगर हम ब्लॉक को फर्दर स्मॉल अमाउंट dy से डिस्प्लेस कराएंगे तो वर्क डन हो जाएगा F डॉट dy। फोर्स भी नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर है, तो एंगल तो हो गया 0 डिग्री। अब टोटल के लिए इसको इंटीग्रेट कर दें, और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? 0 से लेके a/3 तक। कर लोगे ना तो कैलकुलेट? आ गया सर। कैलकुलेट कर लिया इतनी जल्दी? Yes, sir. देखो चेक कर लो, सबकी वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेट करो। वहां पे 3/2 a²√wg कांस्टेंट है, y का हो गया कितना? y²/2। लिमिट पुट कर दो और चेक करो फाइनली आंसर इतना आता है कि नहीं आता है? 6.75 जूल। ठीक है, मैं क्लास को अभी यहाँ पे एंड कर रहा हूँ कि मेरी एक और क्लास है 15 मिनट के गैप में, और तब तक इसको टाइम लगता है रेंडरिंग में जो अपन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है।